माइंड फाइव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं चिंतन थिंकिंग्स क्या होती है। आपको आज की क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक चिंतन, जिसको थिंकिंग्स कहते हैं। चिंतन को थिंकिंग्स कहा जाता है अंग्रेजी में। और चिंतन किन किन कारणों से होता है। चिंतन किसी समस्या के कारण हो सकता है। चिंतन चिंतन होने का कारण क्या होता है। तो चिंतन होने का कारण कोई समस्या हो सकती है। जैसे समस्या के कारण चिंतन होता है। किसके कारण? समस्या के कारण चिंतन होता है। क्वेश्चन आता है कि चिंतन व्यक्ति के अंदर क्यों होता है। तो चिंतन व्यक्ति के अंदर समस्या के कारण होता है। कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उससे व्यक्ति चिंतन महसूस करने लगता है और चिंता में ग्रस्त हो जाता है। उसे चिंतन यानी थिंकिंग्स कहते हैं। समस्या के कारण चिंतन होता है और अंत तक चलता रहता है। अंत तक चिंतन चलता रहता है और उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया प्राप्त करता है। क्या करता है? चिंतन चिंतन समस्या के कारण होता है। किसके कारण? समस्या के कारण चिंतन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि चिंतन क्यों होता है। तो चिंतन किसी समस्या के कारण चिंतन होता है और यह चिंतन कब तक चलता है। तो अंत तक चलता है। चिंतन अंत तक चलता है और उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्राप्त कर लेता है। किसको? उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्राप्त कर लेता है चिंतन। तीन प्रकार चिंतन के हैं। अब बात करते हैं चिंतन के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन आता है कि चिंतन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो चिंतन के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं आती हैं। मेंटलिटी मानसिक क्रियाएं आती हैं। क्या आती हैं? मानसिक क्रियाएं चिंतन के अंतर्गत आती हैं। चिंतन व्यक्ति के मस्तिष्क में संग्रहित होता है। चिंतन मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मस्तिष्क को एक चिंता में डाल देती है। उसे मानसिक क्रिया कहते हैं। मानसिक क्रिया किसी समस्या के आ जाने से या समस्या के कारण होने से चिंतन होता है। चिंतन जैसे कोई समस्या आ गई तो चिंतन होगा। उस समस्या का समाधान, उसका समापन कर देता है। क्या कर देता है? कोई समस्या आई, उस समस्या उस चिंतन को प्रारंभ करती है। क्या करती है? प्रारंभ करती है। समस्या चिंतन को प्रारंभ करती है और चिंतन एक थिंकिंग्स यानी सोच होती है और समाधान उसका समापन कर देता है। किसका? चिंतन का समापन कर देता है। जैसे समस्या एक प्रारंभ होती है और चिंतन एक थिंकिंग्स यानी सोच होती है और उस समस्या का समाधान कर देना एक समापन कहलाता है। बात करते हैं कुछ परिभाषाएं। समस्या, चिंतन, समाधान, तीनों से मिलकर क्या बनता है? मानसिक गत्यात्मक क्रिया। क्या बनती है? मानसिक गत्यात्मक क्रिया। किससे मिलकर बनती है? समस्या, चिंतन, समाधान, तीनों से मिलकर बनती है मानसिक गत्यात्मक क्रिया। कौन सी? मानसिक गत्यात्मक क्रिया, जिसको चिंतन या सोच या थिंकिंग्स कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन की दी गई। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन की परिभाषाएं दी गई, जो इस प्रकार हैं। बोरन नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से?
बोरान नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1992 में एक चिंतन की परिभाषा दी थी जिसका नाम था संप्रत्यय प्रतिज्ञप्ति प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ होता है। इनके अनुसार, बोरन के अनुसार चिंतन कैसा है? संप्रत्यय प्रतिमाओं, संप्रत्यय प्रतिज्ञप्ति प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ होता है चिंतन। इसके अनुसार बोरोन ने सन 1992 में बोरोन नामक वैज्ञानिक थे, बोरोन नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि चिंतन संप्रत्यय प्रतिज्ञप्ति प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ है। चिंतन कैसा है? संप्रत्यय प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ है, यह कहने वाले बोरोन नामक वैज्ञानिक थे। कौन से? बोरोन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था संप्रत्यय संप्रत्ययों प्रतिज्ञप्ति प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ है। क्या चिंतन कैसा है? चिंतन है संप्रत्ययों प्रतिज्ञप्ति प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ होता है, ये कहने वाले बोरोन नामक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? बोरोन नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कब कहा था? इन्होंने कहा था सन 1992 में। इन्होंने कहा था सन 1992 में। इन्होंने कहा था सन 1992 में। और अब बात करते हैं एक वैज्ञानिक आए सिल्वरमैन। कौन से? सिल्वरमैन। इन्होंने सन 1978 में चिंतन को मानसिक क्रिया, चिंतन कैसी क्रिया है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो उद्दीपक, घटना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की समस्या में मदद करती है। सिल्वरमैन के अनुसार, सिल्वरमैन मनोवैज्ञानिक के अनुसार चिंतन कैसा है? चिंतन मानसिक क्रिया है। कैसी? सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक मानसिक क्रिया है। सिल्वरमैन के अनुसार मानसिक चिंतन एक मानसिक क्रिया है और इन्होंने कहा था कि उद्दीपक, घटना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की समस्या में मदद करता है। कौन? चिंतन। कब कहा था इन्होंने? सन 1978 में। सन 1978 में चिंतन की एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक मानसिक क्रिया होती है और इसमें उद्दीपक, घटना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की समस्या में मदद करता है। एक और मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा था एक नाम मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम था सेंट्रॉप। क्या नाम था? सेंट्रॉप। इन्होंने 1995 में, सेंट्रॉप नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था 1995 में चिंतन एक मानसिक सूचना का जोड़ तोड़ है। ये परिभाषा सीटेट 2011 में पूछी जा चुकी है कि चिंतन मानसिक सूचना का जोड़ तोड़, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये परिभाषा है सेंट्रोस। सेंट्रोस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा चिंतन में मानसिक सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। कैसा होता है? सेंट्रोस में सेंट्रोप नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था चिंतन मानसिक सूचनाओं का जोड़ तोड़ है। चिंतन कैसा है? मानसिक सूचनाओं का जोड़ तोड़ है। कब कहा था? 1995 में। उन्होंने कहा था सन 1995 में सूचना, चिंतन में मानसिक सूचनाओं का जोड़ तोड़ है। और एक और वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद बात करते हैं चिंतन के प्रकार। तो चिंतन 3 प्रकार के होते हैं। कितने? चिंतन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। चिंतन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वावलंबी चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। चिंतन कितने प्रकार के? चिंतन
दो प्रकार की, पहला स्वावलंबी चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। स्वावलंबी चिंतन और यथार्थवादी चिंतन दो प्रकार के चिंतन मानसिक या मस्तिष्क में होते हैं। पहला स्वावलंबी चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। स्वावलंबी चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। जैसे स्वावलंबी चिंतन का मतलब होता है व्यक्ति चिंतन के प्रकार दो बताए। जिम्बार्डो रूक ने सन 1977 में चिंतन को दो भागों में बांटा। किसके अनुसार? दो भाग हैं चिंतन के, दो भाग जिम्बार्डो रूक के अनुसार 1977 में इन्होंने चिंतन को दो भागों में बांटा। पहला स्वावलंबी चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। कौन सा? स्वावलंबी चिंतन और यथार्थवादी चिंतन, जो दो चिंतन मानने वाले थे जिम्बार्डो रूक ने सन 1977 में चिंतन की को दो भागों में बांटा। पहला स्वावलंबी, दूसरा यथार्थवादी। स्वावलंबी चिंतन का मतलब होता है व्यक्ति काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जिसमें व्यक्ति काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे स्वप्न चित्र, अभिलाप, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्वावलंबी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्वावलंबी चिंतन व्यक्ति काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति काल्पनिक अभिव्यक्ति या इच्छाओं की व्यक्ति काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, उसे स्वावलंबी चिंतन कहा जाता है। व्यक्ति काल्पनिक इच्छाओं की करता है, काल्पनिक इच्छाओं की चिंतन करता है, काल्पनिक इच्छाओं का चिंतन करता है, उसे स्वावलंबी चिंतन कहा जाता है। जैसे स्वप्न चित्र, अभिलाप। स्वप्न चित्र और अभिलाप, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? स्वावलंबी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। स्वावलंबी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। कौन सा? यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन किसे कहते हैं? तो यथार्थवादी चिंतन संबंध वास्तविकता से होता है। यथार्थवादी चिंतन किससे होता है? वास्तविकता से होता है। यथार्थवादी चिंतन वास्तविकता से होता है। और यथार्थवादी चिंतन किससे होता है? तो यथार्थवादी चिंतन की परिभाषा है कि इसका जो संबंध है चिंतन, यथार्थवादी चिंतन का संबंध है वो वास्तविकता से होता है। वास्तविकता से होता है। व्यक्ति समस्या का समाधान कर लेता है। यथार्थवादी चिंतन में व्यक्ति समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है, उसे यथार्थवादी चिंतन कहा जाता है। और यथार्थवादी चिंतन तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन तीन प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा सृजनात्मक चिंतन, तीसरा आलोचनात्मक चिंतन। यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो यथार्थवादी चिंतन तीन प्रकार के होते हैं। बात करते हैं अभिसारी चिंतन। इसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। यह तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। अभिसारी चिंतन कैसा होता है? तो अभिसारी चिंतन एक निगमनात्मक चिंतन होता है और इसमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा चिंतन जो तथ्यों के आधार पर चिंतन निकाला जाए,
तथ्यों के आधार पर निकाला जाए उसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। तथ्यों के आधार पर चिंतन निकाला जाए, तथ्यों के आधार पर किसी का निष्कर्ष निकाला जाए उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इसका संबंध है, सृजनात्मक चिंतन का संबंध आगमनात्मक चिंतन से होता है। किससे? आगमनात्मक चिंतन से होता है। सृजनात्मक चिंतन का संबंध आगमनात्मक चिंतन से होता है या चिंतन को कहते हैं। तो आज व्यक्ति के सृजनात्मक चिंतन, व्यक्ति अपने तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। व्यक्ति अपने तथ्यों को अपनी ओर से नहीं जोड़ता तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये सृजनात्मकता चिंतन कहलाती है। व्यक्ति अपने तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ये सृजनात्मक चिंतन होता है। और अब बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन। लास्ट हेडिंग आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तो आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पहले उसके गुण दोष परखने की कोशिश करता है, उसे आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। आलोचनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तो आलोचनात्मक चिंतन होता है वो व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, व्यक्ति, घटना, किसी वस्तु की सच्चाई को जानने के लिए उस पर जानने की कोशिश करता है, तथ्यों को जानने की कोशिश करता है, उसे आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो आज का ये टॉपिक था चिंतन यानी थिंकिंग्स। आज के क्लास पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।